हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। इससे पहले हम लोग ग्रीक इन्वेजन के बारे में देख चुके हैं कि कौन से जो ग्रीक शासक हुआ करते थे उन्होंने आक्रमण किया इंडिया पे। स्टार्ट करते हैं मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं पूरे इंडिया में। ये पहले एम्परर थे जिन्होंने जो छोटे मोटे जो किंगडम हुआ करते थे, फ्रेगमेंटेड किंगडम्स थे कंट्री में, उन सबको कंबाइन किया और एक लार्ज वास्ट एम्पायर बनाया पूरे इंडिया को। तो अखंड इंडिया का निर्माण जो था वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपना एम्पायर इस हद तक बढ़ा दिया था कि ईरान की बाउंड्री तक या ईरान के एज तक ये टच किया करते थे, ऐसे कुछ लिटरेचर्स में पाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया पॉलिटिकली। कौटिल्य जो थे इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मौर्य डायनेस्टी के जो स्थापना थी उसको लेकर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडवाइज़र थे वो कौटिल्य हुआ करते थे, चाणक्य हुआ करते थे। इन्होंने ही धनानंद के बदले धनानंद को मारने की साजिश की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पे, मगध के राजगद्दी पे बैठाया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कौटिल्य का और भी नाम है जैसे कि चाणक्य और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये पहले शासक थे जिसने इंडिया को यूनिफाई किया था। ठीक है, कौटिल्य इनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एडवाइज़र हुआ करते थे और चीफ प्रीस्ट भी हुआ करते थे। ठीक है, जो कौटिल्य थे इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ये काफ़ी ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है इंडियन लिटरेचर की, इंडियन हिस्ट्री की, जो कि पॉलिटिकल कंडीशंस दर्शाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन अर्थशास्त्र में इकोनॉमी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के बारे में नहीं है ये किताब, ये पॉलिटिकल कंडीशन को दिखाती है। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में है, राज्य कैसे चलता है, राज्य में क्या क्या चीज़ें होती है, राज्य को चलाने के लिए क्या क्या प्रमुख चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, इस तरह की बातें जो है ये पॉलिटिकल कंडीशंस को दिखाता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी को नहीं दर्शाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदमन का। रुद्रदमन का इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये 150 AD का है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस स्केल बता देती हूँ AD और BC का। तो करेंटली क्या है, हम लोग AD में चल रहे हैं, करेंटली AD में चल रहे हैं। और इससे पहले जो था ये बिफोर क्राइस्ट एरा हुआ करता था। तो यहाँ पे बात हो रही है 150 AD की, 150 AD की, एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी नाम से जाना जाता है और ये बिफोर क्राइस्ट जाना जाता है। देयर इज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम फॉर इरीगेशन बाय पुष्यगुप्त। ठीक है, तो पुष्यगुप्त जो हुआ करते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर हुआ करते थे, इन्होंने एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया था सौराष्ट्र और अनर्त स्टेट में, गुजरात में। ठीक है, ये प्रूव करता है कि वेस्टर्न इंडिया का भी कुछ पार्ट जो थे ये मौर्यन एम्पायर में ही आते थे। ठीक है, तो गुजरात वाला जो एरिया था, जूनागढ़ वाला जो एरिया था, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंडर में आता था। चंद्रगुप्त डिफीटेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द रूलर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर सेल्यूकस। ठीक है, तो सेल्यूकस की आर्मी ने अटैक किया था। उस वक्त चंद्रगुप्त ने इंडिया को बचाया था सेल्यूकस की आर्मी से। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, उस वक्त में जो राज्य था वहाँ पे जो काम हुआ करते थे, जिस तरह के राज्य में चीज़ें हुआ करती थी, ये मुद्रा राक्षस से हमें पता चलती है। ढूंढी राज, इन्होंने भी कंटेम्परेरी कमेंट्री जो है ये मुद्रा राक्षस पे लिखी है। इन दिस ड्रामा चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब एज द सन ऑफ नंदराज। ठीक है, दिस बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त एज वृषाल एंड कुलहीन। ठीक है, वृषल और कुलहीन मतलब कि एक शेड्यूल कास्ट हुआ करते थे, ऐसा बताया गया है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के अलावा विशाख दत्त द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम और अभिसरी कवंचित कटकेन। ठीक है, या फिर
अभिसारिका, बंधितकम, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी जो 2 नॉवेल्स हैं या फिर बुक्स हैं, ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। विलियम जोन्स जो थे ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी गई है, ऐसा विलियम जोन्स ने डिस्कवर किया था, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया था। विलियम जोन्स ने पहचाना था कि सेंड्रोकोटस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही ग्रीक नाम है, ठीक है। तो सेंड्रोडोकस और साथ ही एंड्रोकोटस जो ये एरियन और प्लूटार्क जो थे, इन्हें एंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन एक ग्रीक राइटर है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अलेक्जेंडर और सेंड्रोकोटस के बीच में एक मीटिंग होती है। ग्रीक राइटर ने बिंदुसार, ठीक है, इसको अमित्रोकेट्स या फिर अमित्रोचेट्स नाम से ग्रीक राइटर्स जो थे, बिंदुसार का नाम था, इनको संबोधित किया करते थे अमित्रोकेट्स नाम से, ठीक है। इसका मतलब होता है अमित्रघात, जो एनिमीज का वध करता है या फिर उनको मार देता है, अमित्रोघात कहा जाता है। और ग्रीक में अमित्रोचेट्स या अमित्रोकेट्स कहा जाता है। जैन टेक्स्ट में इनको सिंहसेन नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिंदुसार को सिंहसेन नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इन जैन टेक्स्ट द नेम ऑफ मदर ऑफ बिंदुसार वॉज दुर्धरा, ठीक है, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। और अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान देयर वॉज अ रिवोल्ट इन तक्षशिला इन द टाइम ऑफ बिंदुसार फॉर विच ही सेंड हिज सन अशोक। अशोक को बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा था, क्योंकि तक्षशिला में उस वक्त कुछ रिवोल्ट हो गया था, ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस नाम के व्यक्ति थे ग्रीक राज्य में, जिन्होंने डेमेकस नाम के एक एम्बेसडर को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था, ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में अपने एक एम्बेसडर को भेजा था, डेमेकस नाम के एम्बेसडर को। अकॉर्डिंग टू प्लीनी, जो किंग ऑफ टॉलमी हुआ करते थे, किंग ऑफ टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, इन्होंने डायोनीसस को एम्बेसडर भेजा था मौर्यन कोर्ट में, ठीक है। तो किंग ऑफ टॉलमी ने डायोनीसस को भेजा था मौर्यन कोर्ट में एज एन एम्बेसडर। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ों की डिमांड की थी, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 3 चीज़ों की डिमांड जो थी, 3 चीज़ें इन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए कहा था सीरिया को। 3 चीज़ें थी, पहला था एक स्वीट वाइन था, ड्राई फिग्स था, अंजीर, ठीक है, और एक फिलोसोफर, अपने साथ एक फिलोसोफर को, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की डिमांड सीरिया से किया था। एंटियोकस ने सभी चीज़ें जो थी फिलोसोफर को छोड़ के बिंदुसार को ये सभी चीज़ें जो थी दे दी थी, मतलब स्वीट वाइन और ड्राई फिग्स जो था ये बिंदुसार को इन्होंने भेज दिया था, एक फिलोसोफर को नहीं भेजा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एविडेंस अशोक को वॉइसरॉय बनाया गया था अवंती का, यानी कि उज्जैन का, ठीक है, बिंदुसार के समय। एक्सेप्ट असम एंड डीप साउथ एंटायर इंडिया वॉज अंडर द अशोक एम्पायर। अशोक का जो शासनकाल था उसमें असम और एकदम सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये सभी अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं थे। बाकी पूरी जो इंडिया थी ये अशोक के जो इंडिया और पाकिस्तान जो था ये अशोक के काल में हुआ करता था एक साथ यूनाइटेड। अशोक जो था ये मगध के थ्रोन पे बैठता है 269 बीसी में, ठीक है, 269 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इनका इंस्क्रिप्शन जो है इसमें इनका नाम संबोधित किया गया है देवनम पिय या फिर देवनम पियदसी नाम से, विच इज़ कॉल्ड द बिलव्ड ऑफ गॉड, गॉड का सबसे फेवरेट। अशोक अनाउंस करता है द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धम नीति से ये राज्य को चलाया करते थे, ठीक है। कुछ सिंहलीज फोल्कलोर है जिसको दीपवंश और महावंश कहा जाता है। तो दीपवंश और महावंश का कहना है कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के काल में, और इसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस,
ठीक है, अशोक के इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोक को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इनके जो इंस्क्रिप्शन है वो 3 तरह के इंस्क्रिप्शन है। पहला, किसी पत्थर पे कुछ इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। किसी कॉलम पे कोई इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि पिलर इंस्क्रिप्शन है। और किसी गुफा में यानी कि केव इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। तो रॉक इंस्क्रिप्शन जो हैं वो 14 वेरियस इंस्क्रिप्शंस हैं जो 8 डिफरेंट स्थान पे पाए जाते हैं। रॉक इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है तो पहला है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़ा और येरागुड़ी और सोपरा। इन सभी जगहों पे रॉक इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। 2 जगह के इंस्क्रिप्शन जैसे कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो इंस्क्रिप्शन हैं ये खरोष्टी लिपि में, ये खरोष्टी लिपि में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। एक और रूइन इंस्क्रिप्शन पाया गया है जो कि अरामिक स्क्रिप्ट में है, जो कि तक्षशिला में पाया गया है। शरेकूना यानी कि कांधार का जो इंस्क्रिप्शन है ये ग्रीक अरामिक, मतलब ग्रीक और अरामिक दोनों स्क्रिप्ट में है, बाइलिंगुअल टाइप है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने पहला हॉस्पिटल बनवाया था, एक हर्बल गार्डन भी बनाया था इंडिया में। हॉस्पिटल, पब्लिक गार्डन और गार्डन फॉर मतलब इस तरह के जो आयुर्वेद से संबंधित जो प्लांट होते हैं, इन तरह का गार्डन बनवाया था अशोक ने। इन्होंने जगह जगह कुएं भी खुदवाए थे और साथ ही लोगों के टहलने के लिए जैसे पार्क भी बनवाए थे और साथ ही कई जगह पे प्लांट्स भी लगवाए थे ताकि उन शेड्स में लोग बैठ सकें या फिर लेट सकें। ठीक है, प्लांट्स फॉर शेड्स। श्रीलंका जो था वो अशोक के टेरिटरी का पार्ट नहीं था। जो सेकंड इंस्क्रिप्शन है अशोक का, ये क्लैरिफाई करता है कि चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलापुत और तम्रापर्णी श्रीलंका और नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ इंडिया का पोर्शन और श्रीलंका ये इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था। सॉरी, अशोक के काल में ये अशोक के जो शासनकाल था उसमें ये पार्ट नहीं हुआ करता था। दैट्स वाई दे वर कॉल्ड द एज स्टेट्स। सम ऑफ द नेम्स ऑफ ऑफिशियल्स वर फाउंड फ्रॉम द एडिक्ट्स ऑफ अशोक। कुछ जो उस टाइम पे जो राज दरबार हुआ करता था उसमें कुछ लोगों के नाम जो थे, कुछ पोस्ट के नाम बताए गए हैं, जैसे कि युक्त वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है युक्त। दूसरा है राजुक। राजुक जो थे ये रूरल एरिया का सर्वे किया करते थे, ये राजुक कहलाते थे। प्रदेशिका जो था ये टॉप रैंक ऑफिशियल हुआ करता था और ज़्यादातर जुडिशियल फंक्शन, मतलब कह सकते हैं जज हुआ करता था। जज को प्रदेशिका नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसी तरह अर्थशास्त्र, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया है कि जो व्यापारी लोग हुआ करते थे उनको सर्थवाह कहा जाता था, सर्थवाह। ठीक है, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोक का। इसमें जो टॉप पे, पिलर के टॉप पे एक शेप बनी है जो कि लायन के द्वारा, मतलब लायन उस पर शेप बनी हुई है। ये सिंबल ऑफ पावर को दिखाता है और इसी का रेप्लिका जो है ये हमारे नेशनल एम्बलम में दिखाया जाता है। ठीक है, 3 लॉयन फेस दिखता है, एक फेस दिखता नहीं है। इस तरह का जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये पाया जाता है, ये सारनाथ पिलर से ही लिया गया है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है मौर्यन आर्किटेक्चर का। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहला ये स्कॉलर थे जिन्होंने अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा और इसको डेसिफर किया, मतलब इसको ट्रांसलेट किया हमारे कॉमन लैंग्वेजेस में कि लिखा क्या है अशोक ने। ठीक है, तो इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डेसिफर किया गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। एडिक्ट्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट मेंशन अ किंग देवनम प्रिय। ठीक है, देवनम प्रिय अशोक का ही नाम हुआ करता था। ठीक है, तो पहले तो प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप को लगा कि प्रियदर्शी नाम जो है ये श्रीलंका के राजा का है। बाद में दीपवंसा और महावंसा पढ़ने के बाद ऐसा पता चला कि देवनम प्रिय जो है ये अशोक का ही नाम था। एट द लास्ट ऑफ 1915 मस्की इंस्क्रिप्शन
जो कि कर्नाटक में है, इसने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ ये नाम जो है ये अशोक का ही है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी स्क्रिप्ट या लिपि जो है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इट इज़ मेनली द स्क्रिप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। अशोक विजिटेड लुम्बिनी आफ्टर 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, ठीक है। तो राजगद्दी पे बैठने के 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी विजिट करते हैं। और रुमनदाई इंस्क्रिप्शन जो है इसमें पाया जाता है कि लुम्बिनी जो है ये बुद्ध भगवान की बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो लुम्बिनी को अशोक ने टैक्स फ्री कर दिया था, यहाँ से कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाता था। और जो लैंड रेवेन्यू पे टैक्स था इसको 1/6 से 1/8 कर दिया था, ठीक है, 1/8 इम्पॉर्टेंट है। अशोक का नाम जो है वो मेंशन है गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में, दतिया डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है। विक्ट्री ऑफ कलिंग के बारे में 13वें रॉक एडिक्ट से पता चलता है। और कलिंग की विजय उसने की थी 261 बीसी में। 261 बीसी इम्पॉर्टेंट है, ये 8वां वर्ष था राजगद्दी में बैठने का। उसके बाद कलिंग की दशा देखने के बाद इनके हृदय परिवर्तन हो जाता है, बहुत बुरी तरह से युद्ध, ये वहाँ पे बहुत मरे हुए लोगों को देखते हैं और इनका एक हृदय परिवर्तन टाइप का हो जाता है। उसके बाद ये कलिंग के विजय के बाद ये बुद्ध धर्म को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कलिंग को ये जीतते इसलिए हैं क्योंकि कलिंग उस वक्त पे एक तरह का ब्रिज हुआ करता था नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। और कलिंग के लोग जो थे वो उस वक्त ओशन और ओवरसीज ट्रेड को डोमिनेट किया करते थे। कलिंग जो है वो प्रेजेंट डे उड़ीसा का पार्ट है, ठीक है। तो उस वक्त ओवरसीज ट्रेड जो हुआ करता था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था, इंडियन ओशन पे जो बे ऑफ बंगाल वाला कंट्रोल हुआ करता था, साथ ही नॉर्थ और साउथ के बीच में एक चैनल का काम किया करते थे ये लोग। इसीलिए कलिंग पे विजय प्राप्त की थी अशोक ने, ठीक है। तो ज़्यादातर लैंड रूट्स का यूज़ किया करते थे मगध के लोग, और गंगा वैली और साथ ही डक्कन वैली पे कंट्रोल जो था वो स्थापित हो गया था कलिंग के विजय के बाद, ठीक है। इन फर्स्ट रॉक एडिक्ट अशोक ने कुछ इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि हेयर नो लिविंग बीइंग आर टू बी स्लॉटर्ड और ऑफर्ड इन सैक्रिफाइस। तो बलि जो है, जो जानवरों की बलि थी, इसकी प्रथा जो थी ये अशोक ने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था कि राजा के जो किचन हुआ करता था उसमें हर दिन बलि दी जाती थी और सबके लिए भोजन बनाया करता था। बट बाद में इन्होंने 3 एनिमल्स की बलि देने के लिए अलाउ किया था, इम्पॉर्टेंट है, 2 पिकॉक और 1 डियर, ठीक है। इनकी बाद में इनको अलाउ कर दिया था कि इतना ही किचन में बनेगा, बाकी जो है वो भी डियर जो था वो कभी कभी मारा जाता था, बाकी किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इन फ्यूचर ये 3 जानवरों की जो हत्या है ये भी निषेध हो जाएगी, ठीक है। तो खाने में ये यूज़ हो सकता है अभी के लिए, बट आगे चलकर ये भी बंद कर दिया जाएगा। द रॉक एडिक्ट 2nd and 13 ऑफ अशोक टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम, ठीक है। तो पहले वाले में तो ये पता चलता है हमें कि किचन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। दूसरे और 13 इससे ये पता चलता है कि संगम किंगडम में चोल, पांड्य और सतियापुत्र और केरलापुत्र नाम के राजा हुआ करते थे। 13वें इंस्क्रिप्शन में ये भी पता चलता है कि अशोक के कॉर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे 5 यमन के राजाओं के साथ, जिनका नाम है एंटियोकस जो कि सीरिया के राजा थे, तुर्मे जो कि इजिप्ट के राजा थे, अंतकिनी या अनिकिनी ये मैसेडोनिया के राजा थे, मग ये सीरीन के राजा थे, अलिक सुंदर ये एपिरस के राजा थे, और ये सब हमें पता चलता है इनके इंस्क्रिप्शन से। द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट known as Sohgora is the Mauryan record that mention earliest royal order to preserve the food grains to be utilized during the famine, ठीक है। तो मौर्य के जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है सोहगोरा का,
ये एक तरह का कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। इसमें बताया गया है कि अनाज को ये लोग स्टोर करके भी रखते थे कि अगर कभी अकाल की स्थिति होती है कंट्री में तो ये जो स्टोर किया हुआ अनाज है इसको ये लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो महास्थान इंस्क्रिप्शन है बोगरे डिस्ट्रिक्ट में, ये उस वक्त पे अकाल अगर पड़ता तो क्या रिलीफ मेजर्स ये लोग लिया करते थे, इस तरह की घटनाओं का भी वर्णन होता है। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रैंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज़ फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहन। तो सातवाहनों के काल में जो भूमि का जो ग्रांट था वो दिया जाता था रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, ऐसा सातवाहन का पीरियड में हुआ करता था। मौर्य काल में ऐसा कोई भी ग्रांट जो है वो नहीं देने का, रिलीजियस बेसिस पे कोई भी लैंड का जो दान है वो नहीं दिया जाता था मौर्यन काल में। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, द स्तूप ऑफ सांची जो है ये बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है मौर्यन काल में। सांची जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और ये अशोक द्वारा बनाया गया है। स्तूप ऑफ भरहूत ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में, ये भी काफ़ी साल पुराना है। सांची और भरहूत का स्तूप जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। अमरावती का जो स्तूप है वो कृष्णा नदी के किनारे हैं गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, और लॉर्ड मैकेंजी ने इस स्तूप को ढूंढा था 1797 में। धमेख का स्तूप जो है ये वाराणसी में है, ये गुप्त काल से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। भाब्रू का जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी इंस्क्रिप्शन में इनको पियदसी राजा नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद अशोक ने हंटिंग करना बंद कर दिया था, और साथ ही ये यात्राओं पे जाया करते थे, पिलग्रिमेज यात्रा किया करते थे। पहला ये बोध गया विजिट करते हैं, उसके बाद ये लुम्बिनी, मतलब वो सभी जगह जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड वहाँ पे ये विजिट करते हैं। बोध गया जाते हैं, फिर लुम्बिनी जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट है लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है, इस तरह से ये जाते हैं। मौर्य एम्पायर के टाइम पे कुछ प्रोविंस हुआ करते थे, उनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी ये हम लोग देखेंगे। तो उत्तरापथ जो है ये करेंटली जो कश्मीर और पाकिस्तान वाला रीजन है, पीओके वाला रीजन है, उसको उत्तरापथ कहा जाता था, अफगानिस्तान वाला रीजन, और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। अवंती रथ एमपी को कहा जाता था और इसकी कैपिटल थी उज्जैन। कलिंग उड़ीसा और बंगाल वाला रीजन था, इसकी कैपिटल थी तोसली। दक्षिणापथ साउथ इंडिया को कहा जाता था और इसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी। प्राच्यपथ ये पाटलिपुत्र के आसपास का रीजन था। मेगास्थनीज जो था वो एक ग्रीक हिस्टोरियन था जो कि इंडिया आया था 4th सेंचुरी बीसी में, और ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर बन के आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये 5 वर्षों तक रहा था मेगास्थनीज, और इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो मेगास्थनीज के इंडिया में चंद्रगुप्त काल का वर्णन मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो पाटलिपुत्र था कैपिटल चंद्रगुप्त मौर्य का, ये 30 मेंबर की म्यूनिसिपल काउंसिल जो थी वो इसको गवर्न करती थी। 6 पार्ट में 6 मेन कमिटीज़ जो थी वो बनाई गई थी, और इन 6 मेन कमिटीज़ में 5 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कमिटीज़ हैं और सभी कमिटीज़ में 5 मेंबर हैं, यानी कि टोटल 30 मेंबर्स जो थे ये हुआ करते थे। द 6th बोर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, तो टैक्स लेना और राज्य से संबंधित सभी काम करना वो इन्हीं 30 लोगों के काम हुआ करते थे। ठीक है, और दिस बोर्ड मेड श्योर दैट एवरी सिटीजन मस्ट पे 1/10 ऑफ इट्स अर्निंग। ठीक है, तो 1/10 सैलरी टैक्स जो था ये देना सभी के लिए अनिवार्य था, और अगर कोई नहीं देता था तो उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। ही कॉल्ड द टाउन ऑफिशियल्स एज अष्टनमोई।
ठीक है। अष्टनमोई जो थे ये ऑफिसर के नाम हुआ करते थे। मेगास्थनीज ने मौर्यन एम्पायर को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 7 कैटेगरीज हुआ करती थी। एक वो व्यक्ति जो फिलोसफर थे, दूसरे फार्मर थे, तीसरे वो थे जो हर्ड्समैन थे, आर्टिसन कलाकार थे, सोल्जर या फिर मिलिट्री के हुआ करते थे, ओवरसीयर्स होते थे यानी कि स्पाइज हुआ करते थे, और एसेसर्स हुआ करते थे। ठीक है, इन सभी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था मौर्य एम्पायर को। इसमें कहीं पे भी दासों का वर्णन नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आता है कि दास का भी वर्णन किया गया था, तो उस वक्त दास प्रथा नहीं हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू हिम नो वन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट। उस टाइम पे शादी भी अपने ही कास्ट में किया करते थे, और ऑक्यूपेशन भी जो है वो फिक्स्ड हुआ करता था। कास्ट के हिसाब से ही ऑक्यूपेशन हुआ करता था। कोई और दूसरा कास्ट का व्यक्ति कोई दूसरा ऑक्यूपेशन जो था ये नहीं कर सकता था। तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाते हैं उस टाइम पे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है ये। मौर्य एम्पायर जो था उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो ईरान तक फैला हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, और कर्नाटका तक फैला हुआ था साउथ में। भाग और बलि जो था ये टैक्स का नाम हुआ करता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था, भाग और बलि। किंग जो था वो ओनर ऑफ लैंड माना जाता था, और उस टाइम पे भाग और बलि जो था ये टैक्स लिया जाता था। अग्रनुमोई ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे। शुल्काध्यक्ष जो थे ये टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे। और उस वक्त माइंस जो खान जो हुआ करती थी उसके जो हेड हुआ करते थे वो अकराध्यक्ष हुआ करते थे। तो इम्पॉर्टेंट है अकराध्यक्ष। द मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वॉज डन बाय सीताध्यक्ष। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते थे वो सीताध्यक्ष के कंट्रोल में होते थे, और जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था लैंड से उसको सीता वर्ड से बोला जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन जो रेगुलेट करता था उसको समहर्ता बोला जाता था। इम्पॉर्टेंट है, समहर्ता बोला जाता था। अंतपाल जो था ये बॉर्डर देखा करता था, बॉर्डर पे रहा करते थे अंतपाल। और प्रदेष्ठा जो थे ये कमिश्नरीज का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। मौर्य ऑफिसर पौतावध्यक्ष ये वेट और मेजर्स मतलब माप तोल का काम पौतवाध्यक्ष किया करते थे, और पांड्याध्यक्ष जो थे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट संभालते थे। सुनाध्यक्ष जो थे ये जो स्लॉटर हाउस हुआ करता था उस वक्त पे जहाँ पे जानवरों को काटा जाता था, वो उसके जो चीफ होते थे उनको सुनियाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, सुनाध्यक्ष। पंको दकसिनिरोध जो थे, थोड़ा टफ नाम है ये, वॉज द पेनल्टी। ये एक पेनल्टी हुआ करती थी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। जो भी कोई पॉल्यूशन क्रिएट करता था या फिर रोड पे मिट्टी या पानी डाल दिया करता था, मतलब इस तरह की साफ सफाई जो थी वो भी हम देख सकते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करती थी। तो इतना टफ नाम हुआ करता था जो कि एक पेनल्टी लगाई जाती थी जो भी व्यक्ति कूड़ा कचरा जो था वो सड़क पे फेंकता था। और अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है 2 तरह के राज दरबार, एक ठीक है जैसे कि कोर्ट हुआ करती है, एक फौजदारी और एक दीवानी हुआ करती है, उसी तरह से सिविल कोर्ट जो थी वो धर्मस्थीय हुआ करती थी, और कंटक शोधक जो थी ये सिविल कोर्ट हुआ, क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस जो थे वो कंटक शोधन में आते थे, और जो नॉर्मल सिविल कोर्ट से रिलेटेड, मैरिज वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो धर्मस्थीय में आती थी। द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्न बाय द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी भी हुआ करते थे मॉडर्न पीरियड में, और इसके जो चीफ हुआ करते थे उनको नगरक नाम से जाना जाता था, नगरक या फिर पुरमुख्य नाम से जाना जाता था। मेगास्थनीज ने 6 कमिटीज़ जो 5 मेंबर्स म्यूनिसिपल काउंसिल में हुआ करते थे पाटलिपुत्र में ऐसा वर्णन किया है। ठीक है, इट्स 3rd कमिटी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो ऐसा भी पंजीकरण भी किया जाता था, जन्म का और मृत्यु का पंजीकरण भी करवाया जाता था मौर्यन एम्पायर में। ऐसा भी
पाया जाता है। दिस जॉब इज स्टिल कैरिड आउट बाय म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी ये करंट डेट में भी ये होता है। अर्थशास्त्र जो है वो अलाउ करता है डिवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, ठीक है। तो डाइवोर्स जो था ये भी काफ़ी प्रेवलेंट हुआ करता था और उस वक्त पे अलाउ था कि कोई भी आदमी जो है वो अपनी वाइफ, अगर उसकी वाइफ उसको कुछ धोखा टाइप का दे देती है तो आप डाइवोर्स दे सकते हैं, ठीक है। इवन वाइफ को भी अलाउड था कि वो अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है अगर वो काफ़ी वक्त तक देश के बाहर रहते हैं या फिर वो फिज़िकली हैंडीकैप है, इस तरह का, ठीक है। तो मतलब इस तरह से डाइवोर्स की प्रथा जो थी ये भी प्रेवलेंट थी। द सिस्टम टू गवर्न विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवोल्व बाय चोल। तो चोल राज्य में पंचायतों का वर्णन मिलता है। दिस कस्टम वॉज द बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। विलेज असेंबली, पंचायत, इस तरह की चीज़ें जो थी ये मौर्य काल में भी देखने को मिलती है। इट इज़ मैंशनड क्लियरली इन मनु स्मृति that a widower whose wife is dead could remarry, but widow whose husband is dead was not permitted to remarry, ठीक है। मनु स्मृति में ऐसा वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, बट अगर कोई पत्नी है जिसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो वो शादी के लिए अलाउ नहीं है। द फॉरेन इन्वेडर्स हु डिड नॉट फॉलो प्रीस्टली कस्टम्स और लोकल ट्रेडिशन वर स्टेटेड फेलन क्षत्रिय। फैलन क्षत्रिय नाम से इनको कहा जाता है मनु स्मृति में। तो ऐसे भी कुछ फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन अटैकर्स आए थे इंडिया में जो इंडिया के पूरे कस्टम को फॉलो नहीं कर पाए थे, जैसे कि शक, कुषाण, हुन और प्रतिहार, ठीक है। शक, कुषाण, हुन और प्रतिहार ये सभी फेलन क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं। जो मौर्य एम्पायर था उसके जो लास्ट मौर्यन एम्पायर था वो था बृहदत्त। बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग एम्पायर स्टैब्लिश किया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी फॉलो किए थे और ये एक ब्राह्मण था, कुल से ब्राह्मण था, ठीक है। ये सभी जो अश्वमेध यज्ञ थे ये पतंजलि के सुपरविजन में किए गए थे। पतंजलि जो है इन्होंने महाभाष्य लिखा है, ठीक है। महाभाष्य के राइटर कौन है? पतंजलि हैं। शुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग थे देवभूति, जो इन्हीं के अमात्य वसुदेव द्वारा मारे गए थे। अकॉर्डिंग टू वायु पुराण जो कण्व डायनेस्टी थे उसके लास्ट रूलर थे सुशर्म, और सुशर्म जो थे वो अपने सर्वेंट सिमुक द्वारा मारे गए थे, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ये सभी डिटेल्स जो मैंने आपको दी है यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में, ये सब आपको याद हो जाएगी जब हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। सो इवन इफ अगर अभी तक कोई कन्फ्यूजन हुई है या फिर अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है वन लाइनर फॉर्म में, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सो अप टिल नाउ हम लोग बस थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।